नमस्कार नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार जल्दी से सभी दोस्त शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्त जल्दी से व्हाट्सएप फेसबुक सब मत शेयर कर दो जल्दी। और आज जो है अपन देखेंगे दोस्तों भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों। भारत लोग अर्थव्यवस्था ये अपनी बुक है, ठीक है। भारत लोग अर्थव्यवस्था ये अपनी बुक है और इसका प्रथम चैप्टर है भारत लोग, इसका जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि संगठन। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी शेयर कर दो और जल्दी आ जाओ सभी दोस्त। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा। और आज हमने क्लासेस जो है वो रेगुलर कर दिया। आज है 1 अगस्त। तो मैंने कहा था दोस्तों कि बहुत जल्दी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आज देख सकते हैं दोस्तों मैंने 3 सब्जेक्ट करवाऊंगा। जैसे अभी ज्योग्राफी जो ही ख़त्म होगी तो फिर हमारे जो है जो पॉलिटिकल हैं ये शुरू हो जाएगी 8 बजे। तो 9 बजे दोस्तों इसी प्रकार से आगे क्लास चलेगी हिस्ट्री की। तो शेयर कर दो एक बार सभी दोस्त, जल्दी से आ जाओ। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी क्या है वो हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में ए में दे रखा है 121 करोड़, ऑप्शन बी में दे रखा है 155 करोड़ और ऑप्शन सी में दे रखा है 132 करोड़। ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है। तो आप सभी को पता है दोस्तों भारत की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। यदि आपको पूछ लिया जाए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी क्या है तो 102.7 करोड़। इस प्रकार से हैं 07 करोड़, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पूछे तो 121.0 इस प्रकार से करोड़ दे रखा है। तो 121 करोड़ है लगभग, याद करना है, ठीक है। कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ है, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, देखते हैं आगे। इसी प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है। इसमें पूछा गया है कि भारत में जो जनगणना है वो कितने वर्ष के अंतराल में होती हैं। क्या 11 वर्ष के अंतराल में, क्या 10 वर्ष के अंतराल में, क्या 12 वर्ष के अंतराल में या 7 वर्ष के अंतराल में। जल्दी बताओ एक आंसर का है दोस्तों। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों भारत में जो जनगणना है वो 10 वर्ष के अंतराल में होती है। 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है दोस्तों? 10 वर्ष के अंतराल में होती है भारत में जनगणना। और याद रखेंगे दोस्तों एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना, तो भारत में पहली जनगणना दोस्तों कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। लेकिन क्या है दोस्तों ये कुछ ही क्षेत्र तक सीमित थी। तो इसके बाद में अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि भारत की पहले संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, भारत की पहले संपूर्ण जनगणना अगर पूछा जाए कि भारत की पहले संपूर्ण जनगणना कब हुई थी तो फिर आपको करना है 1881। क्या करना है दोस्तों? 1881। भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1872 करना है, लेकिन भारत की पहले संपूर्ण जनगणना पूछे तो 1881 करना है, ठीक है। बात आगे समझ में। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है तो भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है, याद रखना। भारत में जनगणना जो है वो 10 वर्ष के अंतराल में होती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा नीति जो है वो कब प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय युवा नीति जो है ये कब प्रारंभ की गई थी। 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ देखो ध्यान रखना, हाँ राष्ट्रीय युवा नीति जो है ये कब प्रारंभ की गई थी? 2014 में प्रारंभ की गई थी, याद रखना। राष्ट्रीय युवा नीति कब प्रारंभ की गई थी तो 2014 में प्रारंभ की गई थी। और इस नीति में यानी 15 से 29 इस नीति में क्या है, शेयर कर दो वीडियो को। तो एक बार भी जुड़े हुए सारे, हाँ अपने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सभी एक बार शेयर कर दूं।
बताओ कि भाई जो महेंद्र जी पढ़ा रहे हो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सब पता है, सबके समझ में आ रही है दोस्तों। बिल्कुल सभी शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ो, ताकि मेरी यानी मैं मोटिवेट यानी एक तरीके से मेरे जोश बना रहे दोस्तों। शेयर कर दो, आपकी संख्या ही दोस्तों, आपकी संख्या ही मेरी पहचान है, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय युवा नीति जो है ये कब प्रारंभ की गई थी? 2014 में प्रारंभ की गई थी। और इस नीति में 15 से 29 वर्ष के आयु, ठीक है, समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है कि भाई 15 से 29 वर्ष के बीच का जो है ये युवा है, ठीक है, युवा के रूप में इन्हें परिभाषित किया गया है इस नीति के तहत। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं। यह प्रश्न जो है ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। निम्न में से जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं, यहाँ पर दे रखा है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास या उपयुक्त सभी। तो याद रखना दोस्तों, निम्न में से जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं। जनसंख्या वृद्धि के घटक को दो भागों में बांटा गया है इस प्रकार से, एक तो प्राकृतिक घटक और एक है अभिप्रेरित घटक। दोस्तों प्राकृतिक और अभिप्रेरित घटक इस प्रकार से बांटा गया है। प्राकृतिक घटक के अंदर तो दोस्तों जन्म दर और मृत्यु दर को शामिल किया गया है, और अभिप्रेरित घटक के अंदर दोस्तों प्रवास को, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, निम्न में से जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं तो जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, प्रवास भी है। तो यानी हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। दे ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल्दी बताओ, देखो प्रश्न आ जाए 1 नंबर के मायने कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक बताओ। तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये इस प्रकार से आपको करने हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसे श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या फिर 6 महीने काम करते हैं, ठीक है, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसे श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों क्या कहलाते हैं, बताओ? मुख्य श्रमिक। क्या कहलाते हैं दोस्तों? मुख्य श्रमिक। यानी जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन, ठीक है, 183 दिन काम करता है वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि सीमांत श्रमिक किसे कहा जाता है, सीमांत श्रमिक, तो याद रखना जो व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो व्यक्ति 183 दिनों से कम दिन काम करता है, ठीक है, 183 दिन या 183 दिन से अधिक काम करता है या 6 महीने काम करता है वो तो कहलाता है मुख्य श्रमिक। लेकिन जो 183 दिन से कम काम करता है वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। समझ गए नहीं? ऐसे श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है वो तो कहलाता है मुख्य श्रमिक, और जो 183 दिन से ऐसे श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है वे कहलाता है, तो वे तो मुख्य श्रमिक कहलाता है। जो 183 दिन से कम दिन काम करता है वो सीमांत श्रमिक कहलाता है, ठीक है। और ए श्रमिक, यहाँ पर देखोगे ए श्रमिक, यहाँ पर लिखा हुआ है ए श्रमिक, तो यदि हिंदी के अंदर ए का मतलब होता है नहीं, ठीक है, जो कुछ भी श्रम नहीं करता है वो ए श्रमिक कहलाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन छठे की तरफ। छठा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अभी हमने देखा था दोस्तों, बताओ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है या बिहार है या पश्चिम बंगाल है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो आप सभी को पता है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य? उत्तर प्रदेश करना है आपको, ठीक है। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसी प्रकार आपको इस प्रकार से क्रमवार पूछ लिया जाता है। तो देखो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से कम महाराष्ट्र की है, और महाराष्ट्र से कम बिहार की हैं, और बिहार से कम पश्चिम बंगाल के हैं, और पश्चिम बंगाल से कम मध्य प्रदेश की हैं। तो इस प्रकार से एक क्रम भी आपको पता होना चाहिए। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में बिहार, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में मध्य प्रदेश आपको करना है,
ठीक है, इस प्रकार से। फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों, एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों अगला हमारा 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि वे राज्य बताइए जहां 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। वे राज्य बताइए जहां 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। हिमाचल प्रदेश, बिहार, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। वे राज्य बताइए जहां 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। क्या हिमाचल प्रदेश का था, क्या बिहार का, क्या गोवा का या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो आपको पता होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा गोवा। क्या होगा, गोवा। वे राज्य बताइए जहाँ 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। नगरीय जनसंख्या की पूछे कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किसका है, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक जो है दोस्तों वो गोवा का है। किसका है दोस्तों, याद रखना, गोवा का। इसी प्रकार से यदि आपको पूछा जाए कि 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किसका है, ग्रामीण जनसंख्या का, तो ग्रामीण जनसंख्या का पूछे तो याद रखना, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछे तो आपको हिमाचल प्रदेश करना है। क्या करना है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रश्न होते हैं हमारे, तो याद रखना 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक गोवा का है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश का है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो एक बार सभी जल्दी जल्दी शेयर कर दो दोस्तों। 8 वो जो क्वेश्चन दे रही है वो दे रही क्योंकि भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, क्या है। लिंगानुपात का मतलब तो आप सभी जानते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या सभी। तो आपको पता होगा भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा, क्या है, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या सभी। तो आपको पता है भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है केरल। कौन सा राज्य है दोस्तों, केरल। केरल आपको करना है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो केरल करना है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। तो कम लिंगानुपात पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, कम लिंगानुपात वाला राज्य। जल्दी बताओ कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। कम लिंगानुपात वाला राज्य है दोस्तों हरियाणा। और हरियाणा के देखो ध्यान है, सपना चौधरी है, लेकिन फिर भी दोस्तों बट लड़कियों की संख्या बिल्कुल कम किया है। ठीक है, तो कम लिंगानुपात पूछे तो हरियाणा करना है और अधिक लिंगानुपात पूछे तो केरल आपको करना है। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अब। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आगे देखते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, क्या है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, क्या उत्तर प्रदेश है, क्या मध्य प्रदेश है, क्या केरल है, क्या बिहार है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है दोस्तों, बिहार। आपको करना है ऑप्शन नंबर D। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है दोस्तों, बिहार। याद रखिएगा बिहार जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आगे देखते हैं, आगे जो है हमारा 10वां क्वेश्चन वो दे रखा है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, हमने अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो कौन सा करना है, यूपी करना है। कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में बिहार, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में मध्य प्रदेश। ये हमने देखा था। लेकिन अब यहाँ पर पूछा गया कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बिल्कुल कम है जनसंख्या। तो दोस्तों वो करना है सिक्किम। किसकी है कम दोस्तों, सिक्किम की। यहाँ पर केरल की नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो सबसे कम जनसंख्या पूछे तो करना है, सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम की है। और सबसे अधिक पूछे तो आपको करना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कम पूछे तो सिक्किम करना है, अधिक पूछे तो उत्तर प्रदेश करना है। तो दोस्तों ये आज हमने देखे थे 10 टॉप क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वापस दोस्तों मिलते हैं आपको 8 बजे हिस्ट्री के साथ। ठीक है, हिस्ट्री नहीं सॉरी दोस्तों पॉलिटिकल के साथ मिलते हैं 8 बजे आपको। ठीक है, 9 बजे मिलेंगे हिस्ट्री के साथ। तो सभी दोस्त ज़रूर जुड़े।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।